नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बंगाल से, जहां एक गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस का इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ तालमेल, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता आनंद शर्मा ने ही सवाल उठा दिया है। पश्चिम बंगाल में रविवार को वाम दलों और कांग्रेस की साझा रैली में विशेष आमंत्रित सदस्य जैसी हैसियत से इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी शामिल हुई थी। बंगाल की इस नई पार्टी आईएसएफ के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जो राज्य की सबसे बड़ी मजार फुरफुरा शरीफ के प्रमुख हैं। इस गठबंधन को लेकर सवाल उठाने के बाद विवाद उठा और आनंद शर्मा ने आज कहा कि उन्हें इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। मैंने संगठन के हित में बात कही है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है। जहां तक बीजेपी से लड़ने की बात है, संसद और संसद के बाहर हमारा रिकॉर्ड पूरे देश को मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, ना ही कोई मुझे इस पर प्रामाणिकता की आवश्यकता। आपको बता दें कि कांग्रेस की दलील यह है कि उसने आईएसएफ के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि आईएसएफ का जो गठबंधन है वो लेफ्ट पार्टियों के साथ है और लेफ्ट पार्टियों ने अपने कोटे से 30 सीटें आईएसएफ को दी हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे गठबंधन में कांग्रेस पार्टी क्यों है जहां पर कि आईएसएफ है। और इसी पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा किसी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पार्टी के नेता ही अब इस गठबंधन पर सवाल उठाने लगे हैं। राज्यसभा में उपनेता जो हैं आनंद शर्मा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि ये गठबंधन जो है कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप आनंद शर्मा जैसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? यही तो हमारे लिए मुश्किल है ना, उलझन भी है कि हमारे पार्टी के नेता जो हमारा सहयोगी भी है, जो हमारे उपनेता भी है, वो अगर चाहते कि इस विषय को क्या हो रहे हैं, आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसका मन में ये सवाल आते और एक फोन लगा देते, जैसे कि आप मेरे को फोन करके आपकी मीडिया पे बोलने का मौका देते हैं, अगर हमारा सहयोगी एक फोन करके अगर मुझे पूछते कि भाई ये क्या हो रहे हैं, तो तुरंत ये समाधान उनको मिल जाता। लेकिन उनका तो मकसद अलग होगा, उनका मकसद अलग है, उनका नियत अलग है। वो किसी दूसरे को खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें सवाल पूछने के बजाय वो सोचा कि दूसरे को हम खुश कर दे। इसके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाने लगे और तुरंत ट्विटर में आ जाते हैं, तुरंत मीडिया में आ जाते हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा कि देखिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी ये सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की तानाशाही की शिकार है। हमारे सैकड़ों वर्कर जेल में सड़ रहे हैं। कौन सा केस में? नारकोटिक ड्रग्स केस में। ये बंगाल में आज सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी सारे बंगाल में हिंसा और नफरत की माहौल पैदा कर रहे हैं। तो हमारे नेता को इस विषय पे एक लफ्ज बोलने को नहीं सुनते हैं। मैं तो मतलब तो साफ है कि जितना हो सके कांग्रेस को गाली दिया करो, कांग्रेस को छवि को धूमिल किया करो। बाकी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो तानाशाही की ताकतें हैं, इनके खिलाफ कुछ मत कहो। यही इनका तमन्ना है ना। तो इसी मकसद के साथ वो ये बात अगर ट्विटर में रखते तो हम क्या कर सकते। उनका नियत में खोट है, उनका मकसद किसी दूसरे को खुश करना है। यही इसलिए ये सारे मुद्दा उठाए जा रहे हैं। नहीं तो एक फोन कॉल में उनके सारे जो सवाल, वो सवाल की समाधान हम कर सकते थे एक फोन कॉल पे। उधर बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस की आलोचना करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंगाल में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के साथ गठबंधन की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनके साथी नेता कह रहे हैं कि आलाकमान ने हरी झंडी दी। अब असम में एआईयूडीएफ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो कांग्रेस की नई सहयोगी और अवैध प्रवासियों की कट्टर इस्लामी पार्टी है, जिसे दिवंगत तरुण गोगोई जी ने प्लेग की तरह हमेशा दूर रखा।
और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि असम के दौरे पर थी, चुनावी गठबंधन को लेकर पार्टी के अंदर उठते असंतोष और इस पर बीजेपी के हमले का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की। There are differences between ideologies. We may not agree 100% with what all our alliance partners believe, but we are together in this fight because everybody understands today that it's a fight to save Assam. Whoever wants to stand with us in this fight, stands with us in this fight. और चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली की। कई मुद्दों पर ममता सरकार को उन्होंने घेरा। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है? आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। वापस आते हैं कांग्रेस वाली खबर पर। सोनिया गांधी को जो खत लिखे जिन लोगों ने उन्हें G23 के नाम से पुकारा जा रहा है, इन नेताओं की जम्मू में बैठक हुई थी। गुलाम नबी आजाद के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ के बाद पार्टी के भीतर घमासान बढ़ गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर पार्टी नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उधर मीर ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात भी की, लेकिन यह घमासान सड़कों पर भी दिखने लगा है। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज न केवल गुलाम नबी आजाद के खिलाफ नारे लगाए, बल्कि उनका पुतला भी जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें काफी आदर दिया, लेकिन आज जब उन्हें पार्टी को समर्थन देना चाहिए तो वो बीजेपी से दोस्ती निभा रहे हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी 3 जजों की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और थानों में सीसीटीवी लगाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई, ईडी, एनसीबी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने को लेकर केंद्र को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा लग रहा है कि सरकार मामले में अपने पैर पीछे खींच रही है। हम केंद्र के सुनवाई टालने के बहाने को नामंजूर करते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही उसने यह भी कहा कि अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार 3 महीनों के भीतर बताए कि केंद्रीय एजेंसियों में सीसीटीवी के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार यह भी बताए कि केंद्रीय एजेंसियों में सीसीटीवी कब लगेंगे। थानों में सीसीटीवी लगवाने में लापरवाही पर कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी फटकारा। बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते हैं। राज्यों को 1 महीने में धन आवंटित कर दें और 5 महीनों में सीसीटीवी लगवाने का आदेश दिया गया है। यूपी को बड़ा क्षेत्र होने की वजह से सीसीटीवी लगवाने के लिए 9 महीनों का वक्त मिला। मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में 8 महीने में सीसीटीवी लगाए जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगे मामले में मीडिया लीकेज जांच पर दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। कहा है कि ये छोटी चोरी के मामलों में पूछताछ से भी बदतर है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया लीकेज को लेकर दायर विजिलेंस रिपोर्ट को रद्दी का एक कागज करार दिया है। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जामिया के 24 वर्षीय छात्र आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा
मीडिया में लीक हुए कबूलनामे के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई विजिलेंस रिपोर्ट रद्दी का कागज है। कोर्ट ने कहा कि विजिलेंस रिपोर्ट हाफ बेक्ड यानी अधपकी है। कोर्ट ने कहा कि लीक पर की गई जांच छोटी मोटी चोरी की जांच से भी बदतर है। दरअसल दिल्ली दंगों में यूएपीए की धाराओं में जेल में बंद जामिया के छात्र आसिफ इकबाल ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। आसिफ इकबाल ने पिछले साल अक्टूबर में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस ने मीडिया में उनके कबूलनामे को लीक किया, जबकि पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से लीक पर विजिलेंस रिपोर्ट दायर करने को कहा था। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का कहना है कि मीडिया ट्रायल के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे अगर आरोपी जेल से रिहा भी हो जाता है पर फिर भी समाज उसे दोषी करार दे देता है। पुलिस का एक टेक्निक बना है और पनिशमेंट टेक्निक भी बना है कि भाई एक बार आप हमारे सस्पेक्ट्स के लिस्ट में आ गए तो आपके पूरे लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। और ट्रायल में हो जो भी हो वो अलग चीज है, पर उससे पहले ही आपका परसेप्शन इतना बिगाड़ देंगे कि आप अगर बेल पे छूट के भी बाहर आओ तो भी आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे। अब यही जो इतने सारे जो 20 साल 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, अगर वो बाहर आ जाए बेल पे और कहीं किराए का घर लेना चाहे, क्या मिल सकेगा उन्हें? इस पूरे मामले में कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को खुद 5 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होकर सफाई देने को कहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब चार्जशीट की तमाम महत्वपूर्ण डिटेल्स लीक हुई हैं। उमर खालिद के मामले में भी ऐसा हुआ था, तब भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगी थी। लेकिन फिलहाल लगातार दिल्ली पुलिस यही कहती आई है कि उसे नहीं पता कि ये जो जांच है, जो केस रिपोर्ट्स हैं, वो कैसे मीडिया में लीक हो जाती हैं। यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस बार ज्यादा सख्ती के साथ दिल्ली पुलिस से पेश आ रहा है। तो फिलहाल 5 जून को खुद स्पेशल कमिश्नर अपीयर होंगे कोर्ट में और सफाई देंगे कि कैसे ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरे दौर का आज दूसरा दिन है। दूसरे चरण में पहले दिन 4,27,000 लोगों को टीका लगाया गया। जहां तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्री कराने का मामला है तो पहले 29 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें 24.5 लाख लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले दिन पीएम मोदी, अमित शाह, शरद पवार, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक समेत कई बड़े नेताओं ने टीका लगवाया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी के साथ टीका लगवाया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, महेंद्रनाथ पांडे, कांग्रेस नेता अजय माकन, फारूक अब्दुल्ला ने भी आज टीका लगवाया है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। रक्षा मंत्री को आर्मी के आरआर हॉस्पिटल में वैक्सीन दी गई। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसका वीडियो जारी कर लिखा है कि इसे लगवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये पूरी तरह सुरक्षित है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।